अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी इज्जत का जनाजा इसके शौहर ने अपने हाथों से निकालने की कोशिश की, मगर औरत ने ये सब कुछ होने से पहले ही अपनी जान ले ली। ये कहानी एक ऐसे मियाँ बीवी की है जिन्होंने मिलकर गुर्बत से अमीरी तक का बहुत मुश्किल से सफर किया था, मगर शौहर की एक लापरवाही की वजह से वो सब कुछ तबाह कर बैठे। दोस्तों, एक पनाबस्ती आरजी आबादी पर मुश्तमिल थी जो शहर से कुछ फासले पर गरीबों ने बसाई थी। उनके पास ना अपनी जमीन थी ना अपनी छत। जब वक्त ने समद खान और माबानों को गुर्बत की चादर में लपेटा तो वो भी इसी बस्ती में या बसे इस बस्ती में छूटी। मोटी किराने की दुकानें तो मौजूद थीं, लेकिन मजदूरों और तन्हा मर्दों के लिए कोई चाय खाना नहीं था। समद को ख्याल आया कि क्यों ना वो यहाँ एक चाय खाना खोल ले। उसने अपने 2 कमरों के कच्चे मकान के आगे एक छप्पर बनाकर चारों तरफ कनातें लगा दें और चंद कुर्सियां और मेजें रखकर एक छोटा सा चाय खाना कायम कर लिया। चाय खाने का सामान इसे इसके एक पुराने दोस्त ने इनायत किया था। वो दोनों अच्छे वक्तों में गहरे दोस्त थे और तफरीही मकामात पर इकट्ठे जाया करते थे। समद खान की देखा देखी बस्ती में चंद और चाय खाने भी खुल गए, लेकिन समद के चाय खाने की तो बात ही कुछ और थी, क्योंकि यहाँ चाय माँ बानो खुद अपने हाथों से बनाती थी। चाय बनाने का सामान चूल्हा वगैरह घर के सहन में होता और चाय खाना छप्पर तले वाक़े था, जहां चाय के शौकीन गाहक 2 घड़ी के लिए खालिस दूध पत्ती, गर्मा गर्म पकौड़ों और समोसों से लुत्फ अंदोज होते। समद का चाय खाना शाम 4 बजे खुलता और सुबह बंद रहता। बस्ती के अक्सर मकीन मजदूर पेशा थे जो शाम को लूटते तो ताज़ा दम होने के लिए समद के चाय खाने का रुख करते। रफ्ता रफ्ता यहाँ रश बढ़ने लगा। चाय की शोहरत दावर दावर तक फैल गई। अर्द गिर्द की आबादियों से भी लोग यहाँ आकर लज्जत कामो दहन हासिल करते। इस मकबूलियत की वजह माबानों के हाथों से बने हुए पकौड़े और समोसे थे, जो इस कदर लजीज होते कि उधर से गुजर कर शहर जाने वाले भी अपनी सवारी रोक कर ये अशिया खरीद कर अपने घर ले जाते। अब तो काम की जियादती के बाइस मजदूर भी रखना पड़े। जब आमदनी खातिर खा होने लगी तो समद ने चाय खाने की छत पुख्ता करवा ली और 4 दीवारी भी बनवा ली। नई मेजें और कुर्सियां खरीद ले। अब ये चाय खाना नहीं बल्कि समद होटल बन चुका था। ताहम पना बस्ती वालों की जबान पर तो अब भी समद चाय खाना ही चढ़ा हुआ था, लिहाजा वो उसे होटल नहीं बल्कि अब भी चाय खाना ही कहते। 1 साल बाद समद इस काबिल हो गया कि माबानों के लिए सोने के बाले और शीशे की ट्यूब में पिरोया हुआ हार भी बनवा दिया। अब मियाँ बीवी की जिंदगी सुकून से गुजर रही थी कि एक दिन एक वाक़ये ने उनके पुरसुकून जीवन की झेल में बुरी नियत का ऐसा पत्थर फेंका कि तलातुम पैदा हो गया। इस दिन उनके घर मुद्दत बाद एक खास मेहमान आया जो समद खान का मोहसिन था। यही वो शख्स था जिसने समद पर तरस खाकर चाय खाना खोलने के लिए कुछ रकम और मेज कुर्सियां दी थीं। वो खुद एक बड़े शहर में एक मरूफ चाय खाने का मालिक था और उसने अपने होटल के पुराने सामान को समद को देकर इस पर एहसान किया था। आने वाले पुराने दोस्त बहादुर ने माबानों को पहले भी देख रखा था। इसकी तस्वीर तो पहले दिन से ही इसके दिल पर नक्श हो गई थी, मगर उसे हासिल करने की आरजू दिल में दबा ली थी, क्योंकि माबानों पराई औरत थी और वो पराई औरत भी इसके दोस्त की इज्जत थी। जब वो आया तो समद ने इसे अपने घर के अंदर चारपाई पर बिठाया और बीवी से कहा कि मेरा जिगरी दोस्त मुद्दत बाद आया है, तुम खास तौर पर मेरे मेहमान के लिए मुदारात का एहतमाम करो और तन्नूर में बकरे की रान की सब्जी बनाकर लाओ। माबानों ने शौहर के हुक्म की तामील की। पहले इसने पिस्ते, बादाम, बालाई वाली चाय और बाकर खानी से मेहमान के लिए नाश्ता तैयार किया, फिर तंदूरी नान के साथ बकरे की रान रोस्ट करके शौहर को दी ताकि वो अपने मेहमान की मुनासिब तवाज़ो कर सके। बहादुर माबानों के हाथों से तैयार करदा लजीज खानों से खूब लुत्फ अंदोज हुआ और दिल से खुश भी हुआ कि खातून खाना ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से ये सब कुछ इसके लिए तैयार किया था। जाते हुए इसने माबानों का शुक्रिया अदा किया और समद को बातों में लगाकर अपने होटल ले गया, मगर वो होटल दरअसल पर्दे के पीछे फहाशी का अड्डा भी था जिसका इल्म समद खान को न था। जब समद वहां पहुंचा तो देखा कि माहौल खासा बदला हुआ है। चाय खाना तो सामने के हिस्से में था, मगर पिछले हिस्से में जहां बहादुर ने इसे बिठाया
वहां मुख्तलिफ उम्रों और शक्लों के लोग खूबसूरत गिलासों में सुर्ख रंग का मशरूब पी रहे थे, जो कहवा हरगिज न था। समद को इसकी बाव बहुत नागवार महसूस हुई और उसने वहां से उठने की कोशिश की, मगर बहादुर ने इसका हाथ थाम कर जबरदस्ती बिठा दिया। इसी लम्हे बहादुर ने इशारा किया तो एक लेडी वेटर हाथ में ट्रे थामे आ गई और गिलास समद के होंठों से लगा दिया। समद ने समझा यह कहवा है, मगर उसकी खुशबू बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बहादुर ने कहा कि मेरी जान की किस्म, मेरी खातिर पी लो, दुनिया के सब गमों से आजाद हो जाओगे। समद ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह के फजल से कोई गम नहीं, मगर बहादुर ने खुद गिलास उठाया और जबरदस्ती इसके होंठों से लगा दिया। दोस्त की खातिर समद ने दिल मार कर वो मशरूब पी लिया। थोड़ी ही देर में उसे सरवर सा महसूस होने लगा और जहन हल्का फुल्का सा हो गया। इसके बाद ये रोज का मामूल बन गया। बहादुर रोज आता और समद को अपने अड्डे पर ले जाता, जहां वो इसे सुर्ख मशरूब से तवाज़ो करता। इस मशरूब की मिकदार दिन ब दिन बढ़ती गई और फिर शराब व शबाब ने समद खान को कहीं का न छोड़ा। ज्यादातर वक्त वो नशे की हालत में रहने लगा, जिसकी वजह से वो अपने चाय खाने से लापरवाह होता गया। अकेली औरत माँ बानों के लिए चाय खाना चिल्लाना दूभर हो गया। वो बाहर गल्ला संभालती और अंदर किचन का काम भी करती, मगर ग्राहकों को खुद चाय, पकौड़े और समोसे पेश न कर सकती थी। एक मुलाजिम लड़का रखा, वो चंद दिन बाद ही भाग गया। दूसरा कोई लड़का रखा गया तो वो किसी दिन अचानक छठी कर लेता और इस दिन होटल बंद रखना पड़ता। इसके बाद तो होटल हर दूसरे तीसरे दिन बंद ही रहने लगा, क्योंकि समद के मिजाज में तब्दीली आ चुकी थी। वो ग्राहकों से तुरशरू हो गया था। अगर कोई ग्राहक चाय में मीठे की कमी की शिकायत करता तो समद बजाय शिकायत दूर करने के इस पर बिगड़ जाता। अगर कोई ग्राहक वक्त पर उधार अदा न कर पाता तो समद उसे गालियों से नवाजता। इन बातों का नतीजा ये निकला कि ग्राहक आहिस्ता आहिस्ता बददिल होकर दूसरे होटलों का रुख करने लगे और एक वक्त ऐसा भी आया कि समद के होटल पर आने वाले चंद गिने चने लोग ही रह गए। ये वो ग्राहक थे जो माँ बानों के हाथों के बने पकौड़े और समोसे खाने आते थे और इस बहाने कभी कभार माँ बानों की एक झलक देख लेते। माँ बानों उन नजरों की उम्मीदों से बेखबर न थी, मगर वो मशरकी माहौल में पली बड़ी थी, जहां शौहर को मजाजी खुदा समझा जाता है। इसीलिए शौहर की बुरी हालत और बेतवज्जोही के बावजूद उसने कभी किसी नौजवान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आखिरकार मायूस होकर वो चंद चाहने वाले भी कहीं और चले गए और होटल बिल्कुल बंद हो गया। घर का असासा आहिस्ता आहिस्ता बकने लगा। पहले माँ बानों के जेवरात फरोख्त हुए, फिर होटल का कुछ सामान बेचा गया और आखिर में घर के अंदर के खाने पीने के बर्तनों की बारी आ गई। यूं एक सजा सजाया छोटा सा घर वीरान हो गया। समद जानता था कि अभी भी कुछ दिल फेंक नौजवान माँ बानों की एक झलक देखने के लिए होटल में बैठने की हसरत रखते हैं। इसे ये भी इल्म था कि अगर माँ बानो चाहे तो उनकी तंगदस्ती के दिन खत्म हो सकते हैं। उसने बारहा बीवी को इस किस्म के इशारे दिए कि अगर मैं चाय खाने के गिले पर ना बैठ सकूं तो तुम खुद बैठ सकती हो। इस तरह कमाई हमारे हाथ में रहेगी, मुलाजिम इसे जाय नहीं करेंगे और हम फिर से अपना कारोबार जमा सकेंगे। माँ बानो खूब समझती थी कि अब निकम्मा हो जाने पर उसका शौहर उसे मालिक की गुद्दी पर ग्राहकों के सामने बिठाना चाहता है। आखिर एक दिन समद ने साफ साफ कह दिया कि अब ये होटल तुम चलोगी, किचन का काम मुलाजिम करेंगे और तुम गिले पर बैठकर ग्राहकों पर नजर रखोगी। तुम ही चाय खाने को बाहर से संभालोगी। मैं अब पहले की तरह ये काम नहीं कर सकता, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। अब जिंदा रहने की बस यही सूरत बाकी रह गई है कि तुम ग्राहकों को खुद संभालो। ये कहकर इसने माँ बानों को गौर से देखा। फाकों के बावजूद इसमें भरपूर कशिश बाकी थी, बस जरा मेकअप की जरूरत थी। फिर समद ने बीवी से कहा कि वो अब मुनासिब सा मेकअप किया करे और कोई अच्छा सा सूट पहनकर ग्राहकों से खुद पैसे वसूल किया करे। माँ बानो ने हैरत से पूछा, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? समद बोला, मैंने नहीं सोचा, बहादुर ने सोचा है।
اس کا کہنا ہے کہ غربت کو شکست دینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اسی نے مجھے سمجھایا ہے کہ مصیبت سے لڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم مالک کی گدی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ آنے والا ہے تاکہ تمہیں خود سمجھا سکے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس نے بھی اپنے ہوٹل میں ویٹرز کے طور پر عورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو اس کا ہوٹل کیسا چل رہا ہے، ہر وقت گاہکوں سے بھرا رہتا ہے اور دولت جیسے برستی ہے۔ سمد کی باتیں سن کر ماں بانو خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے چونک کر شوہر کی طرف دیکھا اور یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اس کے شوہر کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا واقعی نشہ انسان کی حمیت اور غیرت کو ختم کر دیتا ہے؟ جب سمد نے اسے یوں ہی سوچتے ہوئے پایا تو سختی سے حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور اچھا سا سوٹ پہن لو، ابھی بہادر آنے والا ہے۔ ماں بانوں نے انکار کیا تو پہلی بار اس کا مجازی خدا اس پر بگڑ گیا، اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور زور سے دھکیل دیا جس سے وہ فرش پر جا گری۔ 2 دن کی بھوکی ہے اور اب بھی اکڑ دکھا رہی ہے۔ ماں باپ تیرے مر گئے، اب آخر کہاں جائے گی؟ میں ابھی آتا ہوں، آدھے گھنٹے میں۔ میرے آنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر تروتازہ ہو جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماں بانو سسکتی ہوئی اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مر جائے گی لیکن کسی قیمت پر مردوں کا نشانہ نہیں بنے گی، ورنہ کل تک جو اس کے ہاتھ کی بنی چائے اور پکوڑوں کے عاشق تھے وہ اس کے عاشق گاہک بن کر آنے لگیں گے۔ اس نے چائے خانے میں دوڑتے بھاگتے چوہوں کے لیے رکھی گئی زہریلی گولیاں اٹھائیں اور پھانک لیں۔ خالی پیٹ میں گولیوں نے فوراً اثر دکھایا۔ تکلیف شدید ہو گئی جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کا دل چاہا کہ باہر جا کر کسی کو بتائے کہ اس نے زہر کھا لیا ہے تاکہ کوئی اسے اسپتال لے جائے اور اس کی جان بچ جائے۔ اس نے دروازے کی طرف جانے کی کوشش کی مگر دہلیز پر ہی گر گئی۔ شاید بدن میں طاقت نہ رہی تھی، شاید اس نے یہی سوچا کہ جسم کے پنجرے سے اپنی بے بس اور بے چین روح کو آزاد ہی ہو جانے دے۔ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ جب سمد خان کمرے میں آیا تو ماں بانو دہلیز پر پڑی ملی۔ اس کے ساتھ بہادر بھی تھا۔ دونوں نے مل کر اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹایا اور اس پر چادر ڈال دی۔ اب سمد خان کے چہرے پر ہوائیاں الفاڑ رہی تھیں اور خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ بہادر نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ وہ ماں بانوں کی لاش کے ساتھ سمد کو بھی ساتھ لے گئی۔ صرف گھر ہی نہیں بلکہ اس کے ہوٹل کو بھی تالو لگا دیا گیا، اور جو چائے خانہ ایک زمانے میں اسد کا چائے خانہ کہلاتا تھا اب لوگوں کی زبان پر بھوت ہوٹل کے نام سے جانا جانے لگا۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا۔ چلیں اب ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔